नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय विज्ञान। विज्ञान में उपविषय जीव विज्ञान, अध्याय 3 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये जो अध्याय 3 है ये आपकी बुक में अध्याय 9 है इसकी संख्या, और लेकिन जीव विज्ञान के क्रम में इसकी संख्या अध्याय 3 है। पाठ का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता ऐसे लक्षण, चाहे तो पौधा हो या मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों में या उनकी संतानों में, जंतुओं की, पेड़ पौधों की संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे, एक चर्च में पादरी थे। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने कुछ प्रयोग किए। मटर का पौधा, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम, उस पर अपने कुछ प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने जो प्रयोग हुए उनको आनुवांशिकता के प्रयोग नाम दिया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने उसको एक न्यूज़पेपर में छपने के लिए दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं छप पाए और मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता नहीं मिली। लेकिन मेंडल की मृत्यु के पश्चात 3 वैज्ञानिक हुए सन 1900 में, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और सैर मार्क। उन्होंने मेंडल के नियमों का पुनरुत्पादन किया, दोबारा से उनका प्रयोग किया और उन वाले जो नियम थे उनको आनुवांशिकता के नियमों का नाम दिया। 3 वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और सैर मार्क जो थे, उन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया, आनुवांशिकता के नियमों का पुनरुत्पादन किया जो मेंडल ने दिए थे, और मेंडल को आनुवांशिकता के पिता का दर्जा दिलाया। तो इस चैप्टर में हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे, आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, मेंडल के तीनों नियम पढ़ेंगे जो 3 नियम उन्होंने दिए थे। उसके बाद जैव विकास पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर किस तरीके से जैव विकास हुआ। लैमार्कवाद और डार्विनवाद पढ़ेंगे, और जितनी भी आनुवांशिक डिजीज होती हैं जैसे हीमोफीलिया, बड़धांधा, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता तो ऐसे लक्षण जो प्रत्येक जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। एवं यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है।
इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोग जो किए, उनको जो 3 प्रयोग इन्होंने किए, उन जो इनके 3 नियम थे वो हैं, पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता और जो थर्ड नियम था वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्होंने जो प्रयोग किए वो किए थे मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम। इसके नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। ये मैंने बताया था आपको कि जो अंडरलाइन करते हैं ये द्विनाम पद्धति के अनुसार जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। जब भी कॉपी में लिखेंगे कोई भी बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम, तब उसको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार मेंडल ने बताया कि आनुवंशिकता क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और इन्होंने ये कुछ प्रयोगों के आधार पर इनके 3 नियम दिए गए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए। तो हम इन तीनों नियमों को विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने इसमें 2 लक्षण लिए, चाहे तो लंबाई का ले लो या फूल के रंग का ले लो। तो मान लीजिए हमने लंबाई के यहाँ पर 2 करैक्टर लिए, तो लंबाई का करैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो लंबा करैक्टर हो जाएगा और एक बौना करैक्टर हो जाएगा। मेंडल ने 2 करैक्टर लिए, एक लंबा और एक बौना। तो इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत करैक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराते हैं, तो जब क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन या उनकी जो पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि करैक्टर हमने कौन से लिए थे? लंबे और बौने पौधे लिए थे। तो F1 जनरेशन में लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बौनापन था उनके अंदर, बौनेपन वाले जो करैक्टर थे या बौनेपन वाले बीज जो थे, वो करैक्टर वहाँ पर छिप जाता है। और लेकिन जब F1 जनरेशन की या उस जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं, तो सेल्फिंग कराने के बाद जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं उसमें कुछ पौधे बौने भी होते हैं, लंबे के साथ साथ कुछ पौधे उसमें बौने भी होते हैं। तो इसका अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब F1 जनरेशन हुई तो उसमें एक लक्षण अप्रभावी था, मतलब छिप गया था, और दूसरा लक्षण उसके ऊपर प्रभावी था। लेकिन जब उनका स्वपरागण कराया गया, सेल्फिंग उनकी कराई गई, तो सेल्फिंग कराने के बाद जो उनकी F2 जनरेशन हुई, उस F2 जनरेशन में कुछ पौधे बौने भी प्राप्त हुए। तो देखते हैं प्रभाविता के नियम में, जब 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर
क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण छिप जाता है और दूसरा लक्षण छिप जाता है। वह लक्षण जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबे को इसमें जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में 23वां जोड़ा कौन सा होता है, या तो XX या XY, अर्थात 2 गुणसूत्र होते हैं। तो ऐसे इसमें कैसे लिखेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। अगर शुद्ध है तब कैपिटल टी, और यदि अशुद्ध है, इसके अंदर कोई करैक्टर बौनेपन का छिपा हुआ है, तब हम इसको ले देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब प्रभावी तो ये है, प्रभावी है और पौधा लंबा है, लेकिन इसका अंदर कौन सा करैक्टर छपा हुआ है, स्मॉल वाला। जब भी कैपिटल वाला लिखते हैं, कैपिटल टी या कैपिटल R लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पर प्रभावी है, ये प्रभावी है, छिपा हुआ है कैपिटल स्मॉल टी, और कैपिटल टी क्या है, इसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार जब शुद्ध लंबा कैपिटल टी पौधे की क्रॉसिंग शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे, इसको हम लिखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ कराई जाती है तब F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। परंतु F1 पीढ़ी की
सेल्फिंग कराने पर F2 पीढ़ी में %25 बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। अर्थात जब F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो वो लंबे पौधे प्राप्त होने के बाद केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और बौने पौधे जो होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं। मतलब उनका करैक्टर उनमें लंबे पौधों में ही बौनेपन का करैक्टर छिपा रहता है। और जब उनकी सेल्फिंग कराते हैं F1 पीढ़ी की, सेल्फिंग कराने पर F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें 25% बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं और 75% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें ये हमने दो करैक्टर लिए, कैपिटल T और कैपिटल T, और स्मॉल t और स्मॉल t। ये कैसे हैं हमारे पास? शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे पौधे। और ये कैसे हैं? शुद्ध बौने, शुद्ध बौने। अब यदि इनकी क्रॉसिंग कराएं, इस वाले कैपिटल T की मल्टीप्लाई इस वाले दोनों कैपिटल T के साथ होगी, एक बार इससे और एक बार इस वाले से। कैपिटल T और स्मॉल t क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैपिटल T और स्मॉल t। उसके बाद इसी वाले कैपिटल T की दूसरे वाले स्मॉल t से, ये कैसा होगा? कैपिटल T और स्मॉल t। उसके बाद ये वाला कैपिटल T हमारे पास बचा हुआ है एक, इसकी कैपिटल T की इस वाले स्मॉल t से, कैपिटल T और स्मॉल t, और इसी वाले कैपिटल T की फिर दूसरे वाले स्मॉल t से, तब क्या आएगा? कैपिटल T और स्मॉल t। अर्थात देखो ये करैक्टर मिक्स होगा इसमें, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, दोनों चारों के चारों एक जैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे लिखा होगा कैपिटल T और स्मॉल t तो ये वाला करैक्टर इस वाले पर प्रभावी होगा, अर्थात ये दिखाई नहीं देगा और ये दिखाई देगा। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये पुनः वापस आ जाते हैं। तो ये सारे पौधे कैसे हो गए? हमारे लंबे पौधे प्राप्त हो गए, लंबे पौधे। ये हो गई F1 जनरेशन। तो इस प्रकार F1 जनरेशन में क्या होगा? सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए, जबकि हमारे पास कैरेक्टर कौन सा था? लंबा और बौना। लंबे कैरेक्टर थे और बौना कैरेक्टर था। दोनों के बीच, दोनों की जो पीढ़ी थी या दोनों के जो पेरेंट्स थे, ये इसके पेरेंट्स हैं जैसे पिछले चैप्टर में बताया गया था, और ये इनकी संतति है। तो जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? लंबे थे और बौने थे। लेकिन जो इनकी संतति हुई, जो F1 जनरेशन हुई, वो कैसे हो गए? वो सारे के सारे पौधे कैसे थे? वो लंबे पौधे थे। इसके बाद हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन क्या आई थी हमारे पास? कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T और स्मॉल t, चारों ऐसे थे तो कोई भी इसमें से दो ले सकते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। इस वाले कैपिटल T की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस वाले कैपिटल T से। तो हमारे पास कैरेक्टर होगा कैपिटल T और कैपिटल T। और इसी वाले कैपिटल T की जब इस वाले स्मॉल t से करेंगे तब हमारे पास कैरेक्टर होगा कैपिटल T और स्मॉल t। इस वाले की जब कैपिटल T और स्मॉल t की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t, और जब इस वाले स्मॉल t की मल्टीप्लाई स्मॉल t से करेंगे तब होगा ये स्मॉल t और स्मॉल t। तो इस प्रकार ये सारे पौधे कैसे हो गए? ये लंबे हुए, लंबे पौधे। और जो बौनेपन का करैक्टर छिपा हुआ था वो F2 जनरेशन में आ गया। यानी अगर इसको परसेंटेज में करें तो ये 75% लंबे हो गए और बौने हो गए 25%। 25% कैसे पौधे प्राप्त होगा हमारे पास? बौने। लेकिन ये जो लंबे वाले पौधे हैं, अगर इनका जीनोटाइप रेशियो देखें तो ये अशुद्ध हैं, ये प्योर शुद्ध, ये प्योर हैं बिल्कुल। और ये कैसे हैं? ये भी प्योर हैं, लेकिन ये कैसे हैं? लंबे तो हैं लेकिन ये अशुद्ध लंबे हैं, लेकिन प्रभावित हैं लंबे के तौर पर। तो हम ये मानेंगे कि ये पौधे सारे कैसे 75% लंबे प्राप्त हुए और 25% कैसे प्राप्त हुए? बौने। तो मेंडल ने अपने पहले नियम में यही बताया
कि एक करैक्टर दूसरे करैक्टर पर प्रभावी रहता है, इसीलिए इस नियम को प्रभावीता का नियम कहते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा जो चैनल है हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। इससे आगे के जो नियम हैं, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।